हिंदी, इंग्लिश या फिर क्यों ना हो गुजराती मीडियम, स्कूल, कॉलेज या फिर हो प्रोफेशनल कोर्सेज की बात, अगर अकाउंट से करनी है दोस्ती तो हिसाबी मास्टर है ज़रूरी। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कॉस्टिंग का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली कुछ बिजनेस में प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में गुड्स परचेस करना चाहिए ये डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते और प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं। दोस्तों, एक बात समझते हैं, अगर मैंने रॉ मटेरियल ज़्यादा ऑर्डर कर दिया तो क्या होगा और रॉ मटेरियल कम ऑर्डर किया तो क्या होगा, ये दोनों कंडीशन हमें सबसे पहले समझनी होगी, तो ही हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, समझते हैं कि मानो कि मैंने ऑर्डर कर दिया ज़्यादा रॉ मटेरियल ज़रूरियात से ज़्यादा, मेरी नीड से ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, या तो मेरी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, तो क्या होगा। अगर मैंने ज़्यादा रॉ मटेरियल ऑर्डर किया तो उसे स्टोरेज भी करना पड़ेगा, यानी स्टोरेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट बढ़ने वाली है। अगेन अगर मैंने रॉ मटेरियल ज़्यादा ऑर्डर किया तो रॉ मटेरियल ज़्यादा स्टोरेज भी करना पड़ेगा, स्टोरेज की कॉस्ट इंक्रीज होगी। अगर कम ऑर्डर किया तो क्या होगा। मानो कि मैंने कम ऑर्डर किया तो ऑर्डरिंग की कॉस्ट, अब ऑर्डरिंग की कॉस्ट क्या है। कई बार जब हम ऑर्डर देते हैं, जिस टाइम हम ऑर्डर देते हैं उस वक्त जो कॉस्ट होती है, मानो कि मैंने ऑर्डर किया पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल मुझे कैसे मिलेगा, बाय टेम्पो, बाय ट्रक, किसी भी तरीके से मुझे रॉ मटेरियल मिलने वाला है, तो बार बार वो कॉस्ट इंक्रीज होगी। जितनी बार ऑर्डर करूँगा उतनी बार ट्रक रेंट या तो मजदूरी मुझे पे करनी पड़ेगी। यानी ऐसी कुछ कॉस्ट है, जितनी बार ऑर्डर देंगे उतनी बार पे करनी पड़ेगी। अगेन, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जितनी बार हम ऑर्डर देने वाले हैं उतनी बार वो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी। दो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है स्टोरेज कॉस्ट, सेकेंड नंबर पे है ऑर्डरिंग कॉस्ट। दोस्तों, अगर हम ज़्यादा रॉ मटेरियल डिमांड करते हैं या ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगवा लेते हैं तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ने वाली है, और कम मंगवाते हैं तो हमें ज़्यादा बार ऑर्डर देना पड़ेगा, ऑर्डर बार देना पड़ेगा, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों कॉस्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है जिससे ना तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट बढ़े ना तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बने। और इस कॉम्बिनेशन को, इन दोनों कॉस्ट के कॉम्बिनेशन से हम जो क्वांटिटी क्रिएट करेंगे उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। क्या बोलने वाला है दोस्तों, EOQ। अगेन इकोनॉमिकली जो क्वांटिटी हमारे ऑर्डर के लिए, हमें ऑर्डर करने के लिए जो क्वांटिटी इकोनॉमिकली बेस्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगेन दोस्तों, हमें रॉ मटेरियल मंगवाना है तो वो कौन सी क्वांटिटी में ऑर्डर करें जिससे इकोनॉमिकली हम फिट रहे, यानी ना तो लॉस हो ना ज़्यादा लॉस होने के चांसेस रहते नहीं हैं, वैसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या ऐसा पॉसिबल है। जो बंदे नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, मेरे जो स्टूडेंट SOI में, यानी हम अभी 4th सेमेस्टर में है, और इकोनॉमिकली जो प्रोडक्शन हाउस में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप CA करते हो, चाहे आप CMA करते हो या तो CS करते हो, अगर कॉस्टिंग कहीं पे भी पढ़ते हो, वहाँ मटेरियल की कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो हमें मटेरियल कितना मंगवाना चाहिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसकी फॉर्मूला कैसी बनी, किस तरीके से हम फॉर्मेशन करने वाले हैं, सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है इकोनॉमिक EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ कौन सी कॉस्ट को हम कंसिडर करने वाले हैं। सबसे पहले
ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। सेकंड नंबर पे कौन सी कॉस्ट को कंसिडर करेंगे? कैरिंग कॉस्ट को हम कंसिडर करेंगे, कैरिंग कॉस्ट को हम कंसिडर करने वाले हैं, यानी दोनों कॉस्ट का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं और ऐसे फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं जिससे ना तो कभी लॉस, ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करने से लॉस होगा नहीं। ओके, सबसे पहले हमें क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए एक और चीज़ जाननी पड़ेगी जो मेंशन की है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में। कहाँ मेंशन की है दोस्तों? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किसके बारे में बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इंफॉर्मेशन देता है मटेरियल के बारे में। किसके बारे में? मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स मेंटेन कैसे करते हैं दोस्तों? वहाँ एक सेंटेंस ऐसा यूज किया है, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट से कैरिंग कॉस्ट आधी होनी चाहिए, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कैरिंग कॉस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कैरिंग कॉस्ट। अगेन, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कैरिंग कॉस्ट। अब थोड़ा इसको फॉर्मुलेट करते हैं। हमें पूरे साल भर में कितना मटेरियल कंज्यूम करना है, साल भर में कितना मटेरियल कंज्यूम करना है, इसके लिए हमें पूरे साल का ऑर्डर देना है, यानी एनुअल कंजम्पशन का ऑर्डर देना है इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर पर यूनिट हमने फाइंड कर दी है तो जितना कंजम्पशन करना है उसके मल्टीप्लाई विथ ऑर्डरिंग कॉस्ट करना है, और वो कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ कैरिंग कॉस्ट, हाफ ऑफ कैरिंग कॉस्ट। या ऑर्डरिंग कॉस्ट को मैं ए इंडिकेट करता हूँ, सॉरी एनुअल कंजम्पशन को ए इंडिकेट करता हूँ, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट को ओ एज्यूम करता हूँ, और कैरिंग कॉस्ट को हाफ ऑफ सी। यानी ये हमें एक्सप्लेन करने में मज़ा आए और पूरी मेरी स्क्रीन से बाहर ना चला जाए, इसीलिए मैंने स्मॉल फॉर्मेशन कर दिया। यानी फॉर्मूला क्या हुई दोस्तों? ए इंटू ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी होना चाहिए, हाफ ऑफ सी होना चाहिए। अब फिर से थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मानो कि यहाँ मुझे हाफ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यह 2AO इज इक्वल टू सी कह सकता हूँ। यस ऑब्वियसली, यहाँ इस साइड इज इक्वल टू इस साइड हाफ था, तो मैंने उसे कन्वर्ट करके क्या कर दिया, फुल सी किया, तो अपोजिट साइड मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन करता हूँ तो 2AO डिवाइड बाय सी बनने वाला है। क्या बनने वाला है दोस्तों? 2AO डिवाइड बाय सी यानी कैरिंग कॉस्ट। अब ये प्रोसेस पूरे साल के दौरान कंटिन्यूस चलती रहती है, इसीलिए मैं इसे अंडर रूट में ले रहा हूँ। यानी ये हमारी बनने वाली है EOQ की फॉर्मूला। क्या बनने वाला है? EOQ की फॉर्मूला क्या बनने वाली है दोस्तों? EOQ की फॉर्मूला। चलिए अच्छे से बता दीजिए एक बार, EOQ की फॉर्मूला क्या रहने वाली है? EOQ इज इक्वल टू EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO डिवाइड बाय CP। CP क्यों लिखा सर ये बताइए? कभी कभार कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी होती है। किस में दी होती है दोस्तों? परसेंटेज में दी होती है। तो ये किसके परसेंटेज रहते हैं? प्राइस के परसेंटेज, यानी कैरिंग के परसेंटेज मल्टीप्लाई विथ प्राइस। यानी हम दो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली फॉर्मूला, अगर EOQ में कोई परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में नहीं दिया तो अंडर रूट 2AO डिवाइड बाय CP, और परसेंटेज में दिया है तो कैरिंग के परसेंटेज मल्टीप्लाई विथ प्राइस। होप सो EOQ की फॉर्मूला कैसे प्रिपेयर हुई और किस तरीके से हम
फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया है और अच्छे से आप आगे पढ़ना भी चाहते हैं। तो एक बार एक प्रैक्टिकल सम लेने से पहले आज हम प्रैक्टिकल सम में पूरा प्रूफ करने वाले हैं कि EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ज़्यादा ऑर्डर देने से भी लॉस होगा और कम ऑर्डर देने से भी लॉस होगा। कैसे हम देखने वाले हैं, लेकिन एक बार फिर से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी फॉर ऑर्डरिंग अ रॉ मटेरियल। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना है जिससे इकोनॉमिकली बेस्ड रहे, यानी मुझे लॉस ना हो। उसकी फॉर्मूला हमने बनाई EOQ इज इक्वल टू √2AO डिवाइड बाय C यानी कैरिंग कॉस्ट। अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी है तो हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2AO डिवाइड बाय CP। P मीन्स प्राइस एंड C मीन्स कैरिंग कॉस्ट इन परसेंटेज। अब देखते हैं एक सम, एक कैलकुलेशन करते हैं। बहुत अच्छा है, मज़ा आने वाला है और इसको हम प्रूव करने वाले हैं कि इससे ज़्यादा ऑर्डर देने से भी, EOQ से ज़्यादा ऑर्डर देने से भी लॉस होगा और कम ऑर्डर देने से भी लॉस होगा। देखते हैं, यहाँ एक सम आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है और यहाँ मैं आपको फिर से याद दिलवाना चाहूँगा हमारी फॉर्मूला क्या थी। फॉर्मूला EOQ इज इक्वल टू √2AO डिवाइड बाय C। लेकिन यहाँ कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट को कुछ दिया है या नहीं, पहले देखते हैं, बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मूला, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है जिसको बोलते हैं EOQ। अब तो मेरे बच्चों को EOQ का फुल फॉर्म आएगा और आएगा। देखते हैं आगे। एनुअल कंजम्पशन, साल के दौरान कितने यूनिट यूज़ कर रहे हैं। साल के दौरान हम 9000 यूनिट, रॉ मटेरियल के 9000 यूनिट यूज़ कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक यूनिट की प्राइस कितनी, एक यूनिट की प्राइस 30 रुपीज़ है, तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। चलिए, ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, ऑर्डर की कॉस्ट है 15 रुपये, यानी एक बार ऑर्डर देने से पर मटेरियल पर यूनिट 15 रुपये 15 रुपीज़ हो रहे हैं। कितने रुपीज़ हो रहे हैं, 15 रुपीज़ हो रहे हैं। एक बार ऑर्डर देने से पर यूनिट पे 15 रुपीज़ कॉस्ट क्रिएट हो रही है। और स्टोरेज की कॉस्ट कितनी है, स्टोरेज की कॉस्ट है 10%। ओके, यहाँ परसेंटेज में दिया है। दोस्तों बताइए फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा। EOQ इज इक्वल टू √2AO डिवाइड बाय CP। यहाँ P मेंशन होगा। ओके, अब आ जाता है और सम का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले EOQ इज इक्वल टू √2AO डिवाइड बाय CP। ओके, अब सारी चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ दी है और क्या चीज़ नहीं दी। पहले क्या, 2 एज इट इज आ गया। ए मीन्स एनुअल कंजम्पशन दिया है, या कितना दिया है, 9000 यूनिट। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है O। क्या O की कोई डिटेल दी है, यस। ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 रुपीज़। ओके, अब C के बारे में क्या बताया, C कितना है, 10%। और P यानी प्राइस दी है 30 रुपीज़। अब इन सारे फॉर्मूला को हम, इन सारी वैल्यू को फॉर्मूला के अंदर रखते हैं। तो देखते हैं, अंडर रूट रख दिया 2A इज इक्वल टू A कितना है, 9000 यूनिट, तो A इज इक्वल टू 9000। O इज इक्वल टू 15 रुपीज़, यानी 15 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 10%। लेकिन किसके 10%, प्राइस के, यानी 30। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9000 इंटू 15, यानी हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 9000 इंटू 15, यानी हमारा आंसर आएगा 2,70,000। 2,70,000। उसको डिवाइड करना है, 30% ऑफ 30 यानी 3 डिवाइड बाय 3,
यानी आंसर आएगा 90,000। अब 90,000 का अंडर रूट फाइंड आउट करना है 300 रुपीस, यानी सॉरी रुपीस में नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ आंसर आएगा 300 यूनिट। यानी अगर 300 यूनिट से ज़्यादा ऑर्डर किया तो भी लॉस होगा, 300 यूनिट से कम ऑर्डर किया तो भी लॉस होगा। ऐसा? यस, ऐसा हम समझते हैं, लॉजिक समझते हैं, पूरा इत्मीनान से हम पूरी स्टोरी के साथ आगे बढ़ेंगे। EOQ हमने फाइंड कर दिया। इस कंडीशन में अगर मैंने ज़्यादा ऑर्डर किया तो भी लॉस होगा, 300 से ज़्यादा कोई भी अमाउंट की तो भी लॉस होगा, 300 से कम कोई अमाउंट की तो भी लॉस होगा। कैसे सर? प्रूव करो तो जाने, हमें और कुछ नहीं मालूम। तो सर प्रूव करने वाले हैं कि 300 से ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर देने से भी लॉस होगा, 300 क्वांटिटी से ज़्यादा कम ऑर्डर देने से भी लॉस होगा। दोस्तों अब समझते हैं कि साल के दौरान कितना कंजम्पशन था, एनुअल कंजम्पशन कितना था, एनुअल कंजम्पशन कितना था। नए सिरे से लिखते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए इसलिए। साल के दौरान एनुअल कंजम्पशन कितना था, एनुअल कंजम्पशन कितना था। तो पहले जाके ऊपर आके देख लेते हैं। एनुअल कंजम्पशन यहाँ हमने दिया है 9,000 यूनिट, 9,000 यूनिट्स, यानी साल के दौरान 9,000 यूनिट यूज़ हो रहे हैं। यूज़ कितने करने हैं साल के दौरान? 9,000 यूनिट। और कितने यूनिट का ऑर्डर देना है? ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है? 300। दोस्तों 9,000 यूनिट ऑर्डर करने हैं और 300 यूनिट के ऑर्डर देने, यानी साल के दौरान हमें कितने टाइम ऑर्डर देना है, ऑर्डरिंग टाइम कितने टाइम ऑर्डर देना है। 9,000 यूनिट कंज्यूम करने हैं, एक बार में हम 300 यूनिट मंगवा रहे हैं, तो कितनी बार ऑर्डर देना है? ऑब्वियसली क्या फॉर्मेशन आ रहा है? अगेन क्या फॉर्मेशन आ रहा है? 9,000 यूनिट कंज्यूम करने हैं और 300 क्वांटिटी का ऑर्डर देना है। टोटल कितने यूनिट मंगवाने हैं हमें? 9,000 यूनिट साल के दौरान मंगवाने हैं। एक बारी में 300 यूनिट मंगवा रहे हैं तो साल के दौरान हमें 30 टाइम ऑर्डर देना है। कितने टाइम ऑर्डर देना है? 30 टाइम ऑर्डर देना है। कितने टाइम ऑर्डर देना है? 30 टाइम ऑर्डर देना है। अब हम फिर से हम निकालने वाले हैं हमारे सारा फॉर्मूलेशन कि अगर 300 से ज़्यादा ऑर्डर देते हैं तो क्या होगा और 300 से कम ऑर्डर देते हैं तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक बात पूछना चाहूँगा, साल के दौरान 30 बार ऑर्डर देना है दोस्तों, तो बताइए कि कितने दिनों के बाद हमें नया ऑर्डर जनरेट करना है। तो साल के अंदर 365 दिन आते हैं और 30 टाइम ऑर्डर देना है, तो हर एक 12 से या 13 दिन के बाद, हर एक 13 दिन के बाद हमें नया ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा। हर एक 13 दिन के बाद हमें नया ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल लॉजिक था, आपके दिमाग में शायद बैठ गया। अगर नहीं बैठा तो वीडियो रिवाइंड कीजिए और गौर से देखिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आप नीचे दिए गए हुए टेलीग्राम चैनल और हमारे फेसबुक ग्रुप पे और या तो इंस्टा पे हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम पूरा सॉल्यूशन आपका देने वाले हैं। अब प्रूव करेंगे 300 से ज़्यादा ऑर्डर देने से क्या होगा, 300 से कम ऑर्डर देने से क्या होगा। दोस्तों चलिए एक टेबल यहाँ प्रिपेयर कर देता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। टेबल प्रिपेयर करना ज़रूरी है जिससे आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन ले पाए सर के पास से। यहाँ मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें पहली कॉलम में मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ ऑर्डरिंग क्वांटिटी, सेकंड में कितने टाइम ऑर्डर टाइम, थर्ड में ऑर्डरिंग कॉस्ट, फोर्थ में कैरिंग कॉस्ट और फिफ्थ में हम डिस्क्लोज करने वाले हैं टोटल एक्सपेंस। यानी ये हमारा टेबल हो गया रेडी। ये हो गया टेबल रेडी। चलिए दोस्तों आ जाता है, पहले हम देखते हैं ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सेकंड नंबर पे देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। उसके बाद देखते हैं
ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद देखते हैं कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद देखते हैं टोटल कॉस्ट। देखते हैं अब 300 अगर ऑर्डर देता हूं तो क्या होगा। सबसे पहले मानो कि 200 एंड 360 यूनिट ज्यादा यानी 360 ऑर्डर देता हूं तो क्या होगा। और टू 260 ऑर्डर देता हूं तो क्या होगा। यानी 300 से ज़्यादा कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो, यहाँ कैलकुलेशन इजी हो इसीलिए मैंने ये क्वांटिटी ली है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखते हैं, नंबर्स ऑफ ऑर्डर देखते हैं। अगर मैंने टोटल मेरी कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है 9000 यूनिट और एक बार में 260 ऑर्डर देना है तो कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा साल के दौरान। 34.61 आंसर आ रहा है, यानी हम यहाँ 35 टाइम कर रहे हैं। ऑर्डर कितनी बार देना पड़ेगा 35 टाइम्स। ओके, 9000 डिवाइड बाय 300 यानी कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा 30 टाइम्स। और 9000 डिवाइड बाय 360 यानी 25 टाइम्स। दोस्तों एक बात समझिए, जब भी ऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ती है, सबसे पहले कम थी तो ऑर्डर ज़्यादा देना पड़ा, उससे ज़्यादा बढ़ाई हमने ऑर्डरिंग क्वांटिटी तो ऑर्डरिंग टाइम कम हो गया, यानी 30 बार ही ऑर्डर देना पड़ता है। 260 यूनिट का ऑर्डर देते हैं साल के दौरान हर बार, तो 35 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर 360 टाइम 60 यूनिट हमने ऑर्डर किया तो 25 टाइम्स हमें ऑर्डर देना पड़ेगा साल के दौरान हमें इतनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा। दोस्तों अगर 35 टाइम्स, लेकिन एक बार की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज़, एक बार की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज़, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी। ये 15 सर घर से नहीं लाए, ये कहाँ है बता देते हैं एक बार। यहाँ दिया हुआ है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 है। ओके, तो चलिए अब ऑर्डरिंग की कॉस्ट निकालते हैं। 35 टाइम्स हमें ऑर्डर देना है, यानी 35 मल्टीप्लाई विथ 15। आंसर कितना आया दोस्तों 35 मल्टीप्लाई विथ 15, यानी ऑर्डर की कॉस्ट हुई 525 रुपीज़। अगर 30 टाइम्स ऑर्डर देना है लेकिन हर बार ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी 425। जबकि 25 टाइम्स ऑर्डर देना है यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 25 यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी कम ऑर्डर देना है तो 375। दोस्तों एक रिलेशनशिप समझ लीजिए, यहाँ समझाना ज़रूरी है। अगर ऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ती है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है, अगर ऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ती है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है। 360 जब हमने ऑर्डर किया क्वांटिटी का तो 375 रुपीज़ ही ऑर्डर की कॉस्ट हुई, लेकिन जब भी 300 ऑर्डर किया यानी कम ऑर्डर किया, ऑर्डर की कॉस्ट बढ़ गई। और जब भी 260 यूनिट उससे भी कम किया तो ऑर्डरिंग की कॉस्ट और बढ़ गई। अब देखते हैं कैरिंग की कॉस्ट यानी उसे स्टोरेज करने की कॉस्ट यहाँ क्लियरली दी है। कितनी दी है ऊपर जाके एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद सब में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्टोरेज कॉस्ट 30% दी है। कितना दिया है 30%, लेकिन किस चीज़ का 30%, 30 रुपीज़ का 30%। आगे समझते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। लेकिन
कैरिंग कॉस्ट हाफ लेना है। ऐसा कहाँ बताया है सर ने? वो भी सेंटेंस आगे आपको एक्सप्लेन किया है कि कैरिंग कॉस्ट हाफ लेनी है, कैरिंग कॉस्ट हाफ लेनी है। कैरिंग कॉस्ट कहाँ बताया है? ये रहा सर ने एक्सप्लेन किया हुआ पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का स्टेटमेंट कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में बोला है किसके बारे में? मटेरियल में। ऑर्डरिंग कॉस्ट जब के सामने कैरिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट सर ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यानी अब कैरिंग कॉस्ट जो आएगी उसका हम क्या करने वाले हैं? हाफ करने वाले हैं। लेकिन कैरिंग कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट? 3 रुपीज़। 30 मल्टीप्लाई विथ हाफ, 30 मल्टीप्लाई बाय 10%, 30 कैरिंग कॉस्ट 30 कैरिंग कॉस्ट 30 मल्टीप्लाई बाय 10% ऑफ स्टोरेज, यानी 3 की हाफ, यानी कितनी होगी कैरिंग कॉस्ट? 1.5। 1.5 देखते हैं दोस्तों, अगर हमने ऑर्डर 260 यूनिट किया, कितना ऑर्डर किया? 260 यूनिट ऑर्डर किया, तो केयर भी उतनी क्वांटिटी की करनी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5। 1.5 कहाँ से आया? यहाँ से। चलिए देखते हैं, 260 मल्टीप्लाई बाय 1.5 यानी 390। कैरिंग कॉस्ट कैसी हो गई? कम हो गई। ओके, अब ज़्यादा यूनिट स्टोर करने हैं, यानी 300 यूनिट स्टोर करने हैं, उसकी कैरिंग कॉस्ट 1.5 यानी कितना होगा? 300 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ऑब्वियसली 450। अब ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है? 360 मल्टीप्लाई विथ 1.5, 360 मल्टीप्लाई बाय 1.5 यानी 540। दोस्तों कैरिंग कॉस्ट का रिलेशन देखते हैं, कैरिंग कॉस्ट का रिलेशन देखते हैं। अगर क्वांटिटी कम हुई, अगर क्वांटिटी कम है तो कैरिंग कॉस्ट भी कम रहेगी। सेम रिलेशन है। 300 उससे ज़्यादा हुई तो कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जितना यूनिट स्टोर किया उतनी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, जितनी केयर ज़्यादा की उतनी कॉस्ट बढ़ने वाली है। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ रहा है। 360 ज़्यादा यूनिट ऑर्डर किए तो उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर से अब सारा कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। टोटल कॉस्ट में हम एडिशन करने वाले हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट का। किसका किसका एडिशन करने वाले हैं दोस्तों? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो जब भी 260 यूनिट ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है 525 प्लस 390। कितनी होती है? 525 प्लस 390, 25 प्लस 390 यानी 950 टोटल कॉस्ट हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर 300 यूनिट ऑर्डर किया, कितना? 300 यूनिट ऑर्डर किया तो 425 ऑर्डर की कॉस्ट है और कैरिंग की कॉस्ट है 450। कितनी है दोस्तों? 450 यानी 425 प्लस 450 यानी 875। अब देखते हैं थर्ड एलिमेंट, यानी अगर मैंने 360 यूनिट ऑर्डर किया, 360 यूनिट ऑर्डर किया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 375 प्लस 540 यानी कितना होगा? 375 प्लस 440 950 अगेन। यानी अगर मैंने 300 वाली मेरी क्वांटिटी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है मेरी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इससे अगर कम ऑर्डर किया तो भी लॉस होगा, इससे अगर ज़्यादा ऑर्डर किया तो भी लॉस होगा। मेरी टोटल कॉस्ट ऑर्डरिंग की कब कम होगी? अगर मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की क्वांटिटी ऑर्डर की है
तो ही मेरे बेनिफिट में रहने वाला है, वरना मेरे बेनिफिट में नहीं रहने वाला। यानी आप जब भी अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन करें तो हमें कौन सी क्वांटिटी में ऑर्डर देना है? ऑब्वियसली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ही ऑर्डर देना है। यानी इससे ज़्यादा ऑर्डर देने से भी लॉस होगा, इससे कम ऑर्डर देने से भी लॉस होगा। होप सो दोस्तों, ऐसे होप रखता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में कोई डाउट क्रिएट नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम की चैनल पे हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको बहुत जल्दी उसका रिप्लाई दे देगी और आपके सारे डाउट सॉल्व करने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मज़ा कीजिए और ज़िंदगी जिए।